इसको तुमने तो अर्चना गहरी से आशा खातून बनाया, क्यों नहीं इसको नाम देते हो अपने अपने बेटे का पति के रूप में? या तो ये डिनाई कर दो, जो लिखे हो इसको इनकार कर दो। या तो तुम 4 शादी कर सकते हो, तो ये करो। तमाम मुस्लिम लड़कियां भी घरों में बैठी हुई हैं, उनसे कर लो। तुम ये गैर मुस्लिम को हिंदू बना करके क्यों करते हो? हिंदू से मुस्लिम बना के क्यों करते हो? या करते हो, बड़ा इस पे पुण्य का काम है, बड़ा स्वभाव का काम है, तो दो उसको अपना नाम ना। कौन है अर्चना? क्या है इसके पीछे का राज? अर्चना कैसे आयशा बन गई? क्या उसने धर्म परिवर्तन किया? क्या ये लव जिहाद है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? भारत का जो कानून है और जो नए धर्म परिवर्तन के जो नए कानून आए हैं, जो नया अमेंडमेंट हुआ है हाल में, उसके मुताबिक क्या उसने धर्म परिवर्तन को कानूनी रूप दिया है? आखिर क्यों अर्चना को लेकर के इतनी सनसनी छाई हुई है? वो आयशा बनी तो कानूनी रूप से क्यों नहीं बनी? क्या ये विदेशी नागरिकता का मामला है? क्या ये काला धन और हवाला के पैसे के लेन देन का मामला है, या इसे लव जिहाद कहा जाए? आइए देखते हैं ज़िला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मुमताज़ अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले का भंडाफोड़ किस तरीके से हुआ है, और कहाँ हैं वे लोग जो आए दिन धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर के आवाज़ें उठाते हैं और कई बार नकली और राजनीतिक कारणों से छोटे छोटे मामलों को धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का नाम दे करके हंगामे करते हैं। इस मामले पर वो चुप क्यों हैं? क्या उन्हें चुप कराया गया है, या उन्हें मामले की जानकारी नहीं है? सच क्या है? कबीर बस्तु पोस्ट इस बारे में अपनी तरफ से कोई दावा तो नहीं करता, लेकिन ज़िला पंचायत के पूर्व ज़िला अध्यक्ष मुमताज़ अहमद ने आज इस मामले को उजागर करके बहुत सनसनी फैला दी है। तो आइए पहले सुनते हैं उनकी प्रेस वार्ता, फिर करते हैं बात। इसका उद्देश्य मतलब यह था कि हमने कुछ दिन पूर्व कुछ जमीन के कारोबारियों, अवैध जमीनों के कारोबार और उनके अवैध तरीके से की गई प्लाटिंग, और उस प्लाटिंग में जो अवैध काले धन लगाए गए, उससे संबंधित जिला प्रशासन को शिकायत की। जिला प्रशासन ने उसकी जांच की, काले धन की चीजें भी प्रकाश में जांच में आ गई और अवैध प्लाटिंग करने का भी मामला प्रकाश में आया, और उस पर जिलाधिकारी की तरफ से कार्रवाइयां भी प्रचलित हैं। अब ये चीजें देखते देखते मेरे संज्ञान में यह आया कि उसी के पास अगल बगल वहीं प्लाटिंग अन्य कुछ लड़कियों के नाम से भी चल रहे हैं, और वह कारोबार, ये प्लाटिंग करने वाला जो कंपनी का डायरेक्टर है, जिसने अपनी आई रोज के नाम से एक कंपनी बना रखी है, वह व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है। फिर ये लड़कियों के नाम से एग्रीमेंट कहां से आई, ये लड़कियां कौन है, उसकी तहकीकात में करने लगा। तो मैंने देखा कि एक तो पहले से इसने एक अवैध धर्म परिवर्तन करा रखा है, जो कोर्ट में इसने दाखिल किया था, और पहले महाराजगंज जिला न्यायालय में जाके इसने शादी करने का प्रयास किया, वहां असफल हुआ, तो ये हाई कोर्ट गया अपनी सुरक्षा मांगने। हाई कोर्ट में डायरेक्शन दिया कि जाओ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ नगर को आप आवेदन करके वहां पे अपना मैरिज रजिस्टर्ड कराओ। क्यों? क्योंकि किसी को अपने नाम को परिवर्तित करना या किसी को अपने धर्म को परिवर्तित करना, ये जिलाधिकारी के अनुमति के बिना संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। हाई कोर्ट की रूलिंग है, एक नहीं, 5 6 रूलिंग हाई कोर्ट की है, 2014 से लेकर 2023 तक की मेरे पास रूलिंग है कि आप शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, एक नहीं 4 शादियों का लाभ मिल जाए तो हम हिंदू से मुसलमान बन जाए, या कोई हिंदू से को मुसलमान बना दे, या कोई हिंदू करना चाहता है पुरुष, तो वो पुरुष हिंदू से मुसलमान बन जाए, ताकि क्योंकि हिंदू एक्ट में 102 शादी वो नहीं कर सकता, तो चले 4 शादी कर लें। इस सब चीजों पर हाईकोर्ट ने रोक पहले से लगा रखा, और ये व्यक्ति जाकर के हाई कोर्ट में इस तरीके से धर्म परिवर्तन नाम परिवर्तन काम किया। हाई कोर्ट का निर्देश हुआ, नहीं माना, शादी आके मैरिज रजिस्टर्ड नहीं कराया,
और उसके बाद लगातार मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों को एक महाराजगंज के भी लड़की का नाम प्रकाश में आया, क्योंकि 1971 नंबर गाटा जो बर्डपुर नंबर 9 में है, उसमें उस महाराजगंज की लड़की का नाम आया। तो मैंने देखा कि ये अवैध धन, ये जो बैंकिंग लेन-देन रजिस्ट्रियों में दर्शाया जाता है कि फला बैंक से ये ट्रांजैक्शन चेक के द्वारा या ट्रांसफर धन हुआ है, वो चीजें नहीं हुई। उसमें काला धन संबंधित क्रेता विक्रेता को दिया गया है, और वह काला धन किसको किसने दिया, कैसे आया, ये सब जांच का विषय है। और यही नहीं, इनकी निवास का एक बार अस्थायी महाराजगंज दिखाते हैं। यहाँ सिद्धार्थनगर में जो निवास है वो भी 8-10 साल पुराना है, बहुत पुराना नहीं है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल की भी नागरिकता इनकी दिखाई दे रही है। ये नेपाल के रहने वाले हैं या सिद्धार्थ कहाँ के रहने वाले हैं? इनके एक पासपोर्ट जो बने हैं विदेश जाने के, उनके साथ लड़कियां जाती हैं। इनका बेटा भी लड़की ले जाता है, ये बाप भी लड़की ले जाता है अलग अलग, और लेके कश्मीर लेके जाते हैं, और इन लड़कियों को नेपाल लेके जाते हैं, कश्मीर लेके जाते हैं, वहां विदेश भी लेके जाते हैं। ऐसी तमाम लड़कियों का जाल है जो अलग अलग लेके जाते हैं, और ये वहां ले जा करके क्या करते हैं, सब जांच के विषय। और मूल तरीके से ये नेपाल के रहने वाले हैं, ये भारत के रहने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। इसकी पुष्टि तो प्रशासन करे जांच करके, इसकी पुष्टि, इसकी जांच प्रशासन करे कि वाकई ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये कौन सी नागरिकता इनकी है, या इन लड़कियों के नाम से जो कारोबार हुए हैं वो किसका लेन देन पैसे का किसने किया है, इन जमीनों का उपयोग कौन कर रहा है, या जिसने इन जमीनों को बेचा है वो किसको बेचा है, वो किससे धन पाया है, ये सब जांच के विषय। ये जब तक रूप से इसे लव जिहाद माना जाए, राजनीतिक रूप से तो लोग उठाने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यहाँ हिंदू मुसलमान पर निरीह लोगों के साथ राजनीति होती है। जो निरीह मुसलमान होगा उसके खिलाफ लव जिहाद की बात कही जाती, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती हिंदू मुस्लिम की। लेकिन जो पैसे वाला, जो इतना बड़ा कारोबारी माफिया हो, भू माफिया हो, उसके खिलाफ यहाँ कोई बात बोलने वाला नहीं है। यहाँ कोई लव जिहाद या सब कहने वाला नहीं है। यहाँ तो वो निरीह लोग जो ये सब घटनाएं कर देते हैं जाने अनजाने में, उनके साथ बड़ी बहुत बहुत ज्यादा कुछ बोला जाता है। लेकिन जो ऐसे कारोबार में लिप्त हो, आखिर उनको उनके नाम से जमीनें क्यों ली जाती, उनको अपने साथ बाहर क्यों ले जाया जाता है, उनके साथ विदेशों का दौरा क्यों किया जाता है, ये सब जांच का विषय है ना। या मूल निवासी वो कहाँ के हैं, ये भी तो स्पष्ट नहीं। हमारे सिद्धार्थ नगर के भी जो बर्ड नंबर 11 का एड्रेस है वो भी इनके पुरखों का नहीं है पता। ये वहां आकर के जमीन खरीद के बसे हैं, ये इसके पहले कहाँ के थे ये। तो साथियों, अभी आपने सुनी पूरी प्रेस वार्ता। इससे स्पष्ट हो गया होगा कि सच क्या है। और खुद मुमताज़ अहमद ने बार बार प्रेस वार्ता में कहा कि मैं किसी को दोषी नहीं कह रहा, मैं किसी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, जांच में सच्चाई आएगी। इतने गंभीर और बड़े मसले को यूं ही टाला नहीं जा सकता है। तो हमारी अपेक्षा है कि क्या इस मामले की जांच होगी, क्या अर्चना बनाम आयशा का सच सामने आएगा, क्या अर्चना के अगर आयशा बनने के मामले को कानूनी रूप बनाया गया है, क्या नए कानूनों के मुताबिक सब कुछ हुआ है, ये बात जांच का है। वैसे उनकी बात को सुनकर कुछ तो समझा जा सकता है, कुछ अनुमान दर्शकगण लगा सकते हैं। कबीर वस्तु पोस्ट आपके कमेंट, आपके प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा करेगा। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।